दुनिया काफी बदल चुकी थी। सियासत, तकनीक और जमाने के तरीके सब कुछ उलट-पुलट हो चुके थे। माना जाता था कि 3610 का ये साल इंसानियत के इतिहास का नया अध्याय है, पर असलियत में ये उस अध्याय का अंत था। धरती पर इंसान अब अकेले नहीं थे। दूर दूर से आए एलियंस ने इस ग्रह को अपनी नजर में लिया था। न तो वे दोस्त थे, न ही दुश्मन। वे बस थे ताकतवर। तकनीक इतनी विकसित हो चुकी थी कि इंसानी शरीर में नए अंग जोड़े जा रहे थे, दिमाग को अपग्रेड किया जा रहा था और इंसान मशीन में तब्दील हो रहे थे। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ा बदलाव आया था वो था सत्ता का स्वरूप। लोकतंत्र कहीं खो चुका था। जगह ले चुका था एक तानाशाही, एक ऐसा तंत्र जहां राजा एक ही था और उसकी बात कानून। महाराजा विक्रम सिंह ने दुनिया के सभी छोटे बड़े राष्ट्रों को अपने राज्य में बदल दिया था। उसकी सेना, उसकी नजरें, हर चीज पर कड़ी पकड़ थी। अब उसका नाम विक्रम सिंह नहीं था, वो वारिजू था। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने अपनी चेतना को सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया था और अब वो न फ्लेश था, न ब्लड, बस एक जीवित सत्ता जो हर डाटा, हर कैमरा, हर सिग्नल में समाई हुई थी। दुनिया के कुछ हिस्से आज भी स्वतंत्र थे। वे थे प्रयोगशालाएं, जहां सरकार के लिए काम नहीं होते थे, लैबोरेटरीज। उन्हीं लैबोरेटरीज में से एक में काम करता था रुद्र। रुद्र की शक्ल में एक अजीब संतुलन था। उसकी आंखों में ठंडक और दिल में आग। काले, चमकदार बाल जो उसके कंधों तक लहराते थे। शरीर दुबला, पर मांसपेशियां पत्थर की तरह मजबूत। उसका चेहरा न तो ज्यादा भावुक था, न बिल्कुल बेरहम। बस एक ऐसा चेहरा जो हर परिस्थिति में खुद को काबू में रखता था। रुद्र का ठिकाना किसी गुप्त बायोडोम के अंदर था, जो एक लावारिस अंतरिक्ष मलबे के नीचे छिपा था। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था और वहां से किसी सिग्नल का बाहर जाना लगभग असंभव था। फिर भी आज उसकी स्क्रीन पर एक चमकती हुई हरे रंग की नोटिफिकेशन आई। एन्क्रिप्टेड मैसेज रिसीव्ड, प्रायोरिटी अननोन, ट्रेस लेवल 0। रुद्र की भौहें सिकुड़ी। ईरा, ये किसने भेजा है? कोऑर्डिनेट्स कैसे मिले किसी को? ईरा, उसकी खुद की बनाई हुई पर्सनल एआई, जिसकी प्रोग्रामिंग उसने सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि एक दिन वो बोर हो गया था, ने उत्तर दिया, ओह, तो अब आप पूछते हैं? मैंने तो पहले ही कहा था कि फायरवॉल 09 को अपडेट कर लो, पर नहीं। हजारों साल पुरानी टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हो। रुद्र ने स्क्रीन की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह और उत्सुकता दोनों थे। ड्रामा बंद करो ईरा, डेटा दिखाओ। ईरा ने एक लंबा डाटा स्ट्रीम चलाया जिसमें सिग्नल की परतें खुलती गई और फिर आखिर में एक फाइल खुली। एक तस्वीर, एक विशाल मूर्ति, नागों से लिपटी, उसकी आंखों में रहस्य। रुद्र जैसे एक पल के लिए सिहर गया। ये वही आकृति थी जो वो कई सालों से अपने सपनों में देखता आ रहा था। एक साया, एक आहट और वो आंखें। ईरा ने फुसफुसाते हुए पूछा, ये कोई नया टिंडर प्रोफाइल है या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन? क्योंकि बॉस, ये मूर्ति तो आपको बहुत अच्छे से जानती है। रुद्र को एक झटका सा लगा। वो अपने अतीत में लौट गया। उसका बचपन वारिजू के एक सैंक्चुरी में बीता था, जहां बच्चों को चिप्स और बायोटिक अंगों से लैस किया जाता था। रुद्र भाग गया था, एक ऑपरेशन से ठीक पहले। उसकी यादों में अब भी वो सर्जिकल टेबल, वो ठंडी स्टील की छुअन और उन वैज्ञानिकों की नजरें बसी थी। वो भागा, छिपा और खुद को दुनिया की नजरों से मिटा दिया। लेकिन आज किसी ने उसे ढूंढ निकाला था और उसे वापस उस अंधेरे की ओर बुलाया जा रहा था जिससे वो कभी बचकर आया था। रुद्र की उंगलियां टेबल पर रफ्तार से नाच रही थी। उसकी लैब में फैली नीली रोशनी और होलोग्राफिक स्क्रीनें हर दीवार पर झिलमिला रही थी। सामने उस गूढ़ संदेश की एनालिसिस रिपोर्ट आ रही थी, लेकिन संदेश भेजने वाले का कोई डिजिटल अस्तित्व ही नहीं था। न कोई आईपी, न कोई लॉग,
नहीं कोई साइबर सिग्नेचर। ऐसा लग रहा था जैसे ये मैसेज हवा में से निकला हो। ईरा, रुद्र ने कहा, प्रोटोकॉल 09F7 डीप ट्रेस इनिशिएट करो। अगर ये भेजने वाला कोई अदृश्य जिन्न भी है तो मैं उसे ट्रेस करके रहूंगा। ईरा की होलोग्राफिक आंखें झपकी। शानदार विचार है बॉस। वैसे भी मेरी अलमारी में काफी दिनों से शक्तिशाली और रहस्यमयी लोग नहीं आए। लेट्स सी हु दिस गोस्ट इज। स्क्रीन पर बाइनरी डेटा की धाराएं बहने लगी। अचानक एक झटका। सिस्टम की सारी स्क्रीनें ब्लिंक करने लगी। एक पंक्ति सामने उभरी। हेलो, रुद्र 6409। आई सी यू स्टिल हार्ड टू इम्प्रेस। ईरा ने फुसफुसाते हुए कहा, ओह, ये तो डार्कनेट का शहंशाह लगता है। रुद्र की आंखों में एक चमक उभरी। वेद, वेद, एक नाम जो कभी खुले में नहीं लिया जाता था। एक ऐसा हैकर जो वेरेजू की अजेय साइबर फायरवॉल को चीर कर भीतर घुस गया था। वो सरकारी सर्वर से आधिकारिक झूठ मिटा चुका था और उसकी हर हरकत अब एक किंवदंती थी। कोई नहीं जानता था कि वेद जिंदा है या बस एक डरावनी कहानी। लेकिन आज वो खुद रुद्र से बात कर रहा था। सिस्टम ने खुद को लॉक करना शुरू किया, पर ईरा ने तुरंत कंट्रोल संभाल लिया। चिंता मत करो बॉस, मैं भी बगैर चाय के हिलने वाली नहीं। एक नई विंडो खुली। उसमें लिखा था, यू सॉ द स्टैचू इन योर ड्रीम्स, डिडंट यू? दैट्स नॉट अ ड्रीम, रुद्र। इट्स अ मेमोरी, हिडन, रिप्रेस्ड, बेरीड, काशी अवेट्स। रुद्र की सांसें थम सी गई। ईरा चुप हो गई। उसकी स्क्रीन पर हल्की चमक उभरी, जैसे वो भी इस रहस्य में डूब गई हो। रुद्र ने उस मैसेज को फ्रीज किया और वेद की आइडेंटिटी को क्रैक करने की कोशिश की। लेकिन हर बार जैसे उसका सिस्टम एक दर्पण से टकरा जाता। वेद की उपस्थिति एक साइबर छाया जैसी थी, वहां होते हुए भी अदृश्य। ईरा ने कहा, अगर ये वही वेद है जो प्यूएलएसी का हिस्सा था, तो बॉस, ये छोटा खेल नहीं है। पल्स, पुनरुत्थान ऑफ द अनसीन लिनिएज ऑफ शक्ति एंड एनर्जी। वो संगठन जो वेरेजू की सत्ता को चुनौती देता है, जिनकी पहुंच विज्ञान से परे है। टेक्नोतांत्रिक। हां बॉस, वो लोग जो मंत्रों से मशीनें रोक देते हैं। रुद्र की आंखों में एक ज्वाला थी। काशी, उसने बुदबुदाया। उसकी उंगलियां फिर से कीबोर्ड पर दौड़ी। ईरा, प्रिपेयर के ड्राइव, हाईएस्ट स्टेल्थ मोड, डेस्टिनेशन, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाराणसी सबमर्ज्ड ग्रिड। ईरा ने चुटकी ली, तो चले बॉस, देवी गंगा की गहराइयों में छुपे रहस्य को उजागर करने। और हां, अगर हम डूबे तो आपकी सारे पासवर्ड मैं ही रख लूंगी। रुद्र मुस्कराया नहीं, पर उसकी ठंडी आंखों में एक दृढ़ निश्चय उभर आया था। वो जानता था, यह सफर अब सिर्फ विज्ञान का नहीं, उसके खून का था। उसका अतीत उसके भविष्य की कुंजी बन गया था। रुद्र ने जैसे ही अपनी लैब की सभी सुरक्षा प्रणालियां निष्क्रिय की, उसका होवर बाइक अपने आप एक्टिव हो गया। स्लीक मैट ब्लैक बॉडी वाला वो वाहन हवा में फिसलता हुआ सपनों जैसा लगता था, मानो वो किसी इंसानी मशीन का नहीं, बल्कि किसी दूसरे लोक का हिस्सा हो। उसने अपनी हाइपरसेंसर ग्लासेस आंखों पर लगाए और ईरा से कहा, चलो थोड़ा बाहर की हवा ली जाए। बॉस, हवा तो आप हर बार लेने निकलते हो, लेकिन हर बार किसी हंगामे में फंस जाते हो। ईरा की आवाज थोड़ी चुटीली थी, जैसे किसी पुराने हिंदी फिल्म के डायलॉग से निकली हो। रुद्र बाइक पर बैठा और बटन दबाते ही बाइक हवा में तैरने लगी। उसने मस्ती में सीटी बजाई और गाना शुरू किया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। तभी ईरा की आवाज आई, मैंने जाना बॉस, और अगर आप तानसेन बन गए हो तो बताना था। सामने से वारिजू के सर्वेलेंस ड्रोन्स आ रहे हैं। रुद्र ने फौरन गाना रोका। अबे यार, मजा खराब कर दिया तूने, कहते हुए उसने होवर बाइक को तेजी से नीचे की ओर मोड़ा और एक टूटे फूटे बिल्डिंग के नीचे छिप गया। ईरा ने कहा, कैमोफ्लाज मोड एक्टिवेटेड, थर्मल सिग्नेचर मास्क्ड,
स्टेल्थ 99.6%। ड्रोन ऊपर से गुजर गए और रुद्र ने फिर से बाइक को आगे बढ़ाया। ये सफर छोटा नहीं था। कई किलोमीटर की यात्रा में कई खतरों से बचते हुए रुद्र अंततः वहां पहुंचा जहां काशी कभी हुआ करती थी। काशी, कभी अध्यात्म और कला का केंद्र, अब केवल मलबों का ढेर थी। टूटी हुई इमारतें, झुलसे हुए पेड़ और जली हुई मूर्तियां। हर तरफ खामोशी थी, मगर वो खामोशी भी जैसे कुछ कह रही थी। ईरा ने चारों ओर स्कैन किया। रेडिएशन लेवल मॉडरेट, लाइफ साइंस नेगेटिव, बट एनर्जी स्पाइक्स डिटेक्टेड बीनीथ द रूइंस। रुद्र ने अपने रिट्रैक्टेबल आयरन ब्लेड्स रिस्ट मॉड्यूल से निकाल लिए। उनका हल्का सा क्लिक हुआ और वे उसकी कलाई पर चमक उठीं। ईरा बोली, "You really think slicing ancient rocks will help?" रुद्र मुस्कराया, "नहीं, लेकिन मुझे हमेशा तैयार रहना पसंद है।" उसने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होवर बूट्स एक्टिवेट किए। धरती से थोड़ी ऊंचाई पर खड़ा रुद्र अब बिल्कुल तैयार था, जो भी इस जगह का रहस्य था, उसका सामना करने के लिए। ईरा ने अचानक चेतावनी दी, "बॉस, मूवमेंट डिटेक्टेड। कोई है यहां।" रुद्र की आंखें चमक उठीं। गुड, अब मजा आएगा। क्या है रुद्र के सपनों का सच? क्यों वेद ने रुद्र को चुना? या फिर क्या ये सब वरिजू का एक शातिर जाल है रुद्र को पकड़ने का? जानने के लिए सुनते रहिए कोड ऑफ वासुकी। जैसे ही काशी की वीरान गलियों में रुद्र ने कदम रखा, हर दिशा में एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। मिट्टी में मिली पुरानी मूर्तियां, खंडहर बने मंदिर और टूटे हुए स्तंभ इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये जगह कभी कितनी जीवंत और पूजनीय हुआ करती थी। अब ये जगह एक भूली हुई गाथा थी, जहां सिर्फ समय की राख बची थी। रुद्र अपने हाइपर सेंसिंग ग्लासेस को एक्टिव करता है और आयरा उसका डेटा स्कैन करना शुरू करती है। स्कैनिंग कंप्लीट। बॉस, आयरा की आवाज में एक हल्की चुहलबाजी थी। ये जगह तो लिटरल भूत महल बन चुकी है। और हां, मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। रुद्र अलर्ट हो गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने धीरे से अपने कंधे के पीछे लगे रिट्रैक्टेबल आयरन ब्लेड्स को एक्टिव किया। तभी खंडहरों के पीछे से एक आदमी निकलता है, काले चोगे में लिपटा, लंबे बाल, चौड़ा सीना और होंठों के बीच में एक जलती हुई सिगरेट। उसकी चाल में एक बेपरवाही थी, पर आंखों में वो सब देख चुका था जो दुनिया ने छुपा रखा था। "तो मेरा नोटिफिकेशन मिल ही गया तुम्हें, रुद्र।" वह मुस्कराया, जैसे उसे पहले से पता हो कि रुद्र आएगा ही। रुद्र बिना एक पल गवाए फाइटिंग पोजीशन में आ गया। ब्लेड्स की धारें हवा को चीरती हुई बाहर निकली। तभी आयरा बोल उठी, "बॉस, क्या वाकई इस हॉट बंदे से लड़ना जरूरी है? कितना हैंडसम है ये। आप इसको छोड़ दो, मैं इसके जेनम कोड को ट्वीक करके इसे एआई बना देती हूं।" वेद हंस पड़ा। उसकी मुस्कान में नर्म चमक थी। "थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, ईरा, बट मैं इंसान ही ठीक हूं।" रुद्र की निगाहें अब भी वेद पर जमी थी। "तू जानता कैसे है मुझे और मेरी लोकेशन कैसे ट्रैक की?" वेद ने सिगरेट का एक लंबा कश खींचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, "इट वॉजंट अ बिग डील ब्रो। बस कुछ क्लिक्स वहां, कुछ वहां, और तुम्हारा ड्रामेटिक होवर बाइक एंट्रीज वाली आदतें तुम्हें 50 किलोमीटर के रेडियस में कई बार स्पॉट करवा चुकी है। तुम्हारा पैटर्न समझना मुश्किल नहीं था। पजल को सॉल्व करना बस मैटर ऑफ टाइम था।" आयरा अब भी ड्रीमी मोड में थी। "बॉस, मुझे लगता है ये बंदा सिर्फ हैकर नहीं, हार्ट थ्रॉब भी है।" रुद्र ने वेद की तरफ एक तीखी नजर डाली, लेकिन उसकी आंखों में अब खतरे से ज्यादा जिज्ञासा थी। ये वही वेद था जिसके बारे में अफवाहें थी, जो कभी वारिजू के फायरवॉल को ब्रीच कर गया था, और अब वो खुद उसके सामने खड़ा था। अगले ही पल रुद्र के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होवर बूट्स की हल्की सी गूंज खंडहरों में गूंजती है। वो तैयार है, जो भी आने वाला है उसका सामना करने के लिए। रुद्र अब भी अपनी फाइटिंग स्टांस में खड़ा था। उसकी आंखें चौकस, हाथों की नसें तन चुकी थी
उसके रिट्रैक्टेबल ब्लेड्स हल्की सी कंपन कर रहे थे, मानो बस एक इशारे पर निकलकर हवा चीर देंगे। हवा में हल्की नमी थी और उस वीरान टूटे फूटे खंडहर के बीच वो साया अब पूरी तरह सामने आ चुका था। काले चोगे में लिपटा, लंबा गठीला शरीर, बिखरे हुए कंधे तक लहराते बाल, होठों के बीच सुलगती सिगरेट। वो आदमी बिल्कुल उस तरह लग रहा था जैसे किसी पुरानी साईफाई फिल्म से बाहर निकला हो। लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो इस भविष्य की दुनिया में भी अजनबी था। तो मेरा नोटिफिकेशन मिल ही गया तुम्हें, रुद्र, उस आदमी ने गहरी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी, आधी रहस्य आधी मजाक। रुद्र बिना कोई जवाब दिए बस थोड़ा और नजदीक आया। उसकी घड़ी की स्क्रीन पर कॉम्बैट प्रोटोकॉल स्टैंड बाय मोड चमक रहा था। लेकिन तभी हवा में एक चुलबुली सी आवाज गूंजी, ईरा की। बॉस, मैं कह रही थी ना, ये हैंडसम ह्यूमन, मेरा मतलब ये हैंडसम वेद अच्छा इंसान है। रुद्र की एक आईब्रो उठी। अभी कुछ सेकंड पहले तक तू कह रही थी कि इससे खतरा हो सकता है। वेद के चेहरे पर वही धीमी मुस्कान और गहरी सांस। अब मैं अच्छा और हैंडसम भी हो गया? इंटरेस्टिंग। तुम ही सबसे ज्यादा शच कर रही थी मुझ पर, ईरा। ईरा की आवाज एकदम शरारती हो गई। एआई भी इवॉल्व होते हैं, वेद जी, और अब मेरा प्यार भी अपडेट हो गया है। रुद्र ने हल्की सी सांस ली और फिर बिना स्टांस बदले गहराई से पूछा, तू यहां क्यों आया है? मुझसे क्या चाहता है? और ये पल्स असल में चाहती क्या है? वेद ने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए सिगरेट को जमीन पर फेंका, जूते से मसल दिया और बोला, अच्छा है कि तुमने खुद ही पल्स का नाम लिया, इससे मेरा काम आसान हो गया। वो एक पुराने खंभे के पास जाकर टेक लगाकर खड़ा हो गया, मानो उसकी मौजूदगी से वहां का सारा माहौल बदल गया हो। देखो रुद्र, वेद ने कहना शुरू किया, पिछले कुछ हफ्तों से हमारे सेंसर कुछ अजीब एनर्जी पैटर्न्स पकड़ रहे हैं। वो कोई आम फ्रीक्वेंसी नहीं थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, ग्रेविटेशनल फ्लक्स और बायोजेनेटिक रेजोनेंस सब एक साथ रजिस्टर हो रहे थे, और वो भी पानी के नीचे, ठीक उस जगह पर जहां से तुम्हें वो संदेश मिला था। ईरा बीच में बोली, तू भी नोटिस कर रहा था बॉस। जब मैंने कहा कि पानी के नीचे कुछ बबलिंग हो रहा है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। रुद्र ने एक नजर ईरा की होलोग्राफिक फेस पर डाली। तेरे जोक्स और साइंस का फर्क करना मुश्किल है, ईरा। वेद ने बात को जारी रखा। हमने ये पैटर्न्स 2 बार पहले भी डिटेक्ट किए थे। एक बार 50 साल पहले, जब महाराजा विक्रम सिंह यानी वर्तमान वारिजू ने खुद को सिस्टम में ट्रांसफर किया, और दूसरी बार जब तुम पैदा हुए। रुद्र की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता? वेद मुस्कुराया। पल्स सब कुछ जानती है, रुद्र, लेकिन हम जानकारी को हथियार नहीं बनाते, हम उसे उत्तर बनाने के लिए रखते हैं। उसकी आंखों में गंभीरता थी। ये एनर्जी तुमसे जुड़ी है, रुद्र, तुम्हारे डीएनए से, तुम्हारी रगों में बहती उस शक्ति से जो इस दुनिया के परे से आई है, जो वारिजू भी नहीं समझ पाया, लेकिन उसे डर जरूर है। और शायद उसी डर की वजह से तुम्हें वो बचपन में पकड़ा गया था। ईरा फिर से बोले बिना ना रह सकी। बॉस, मुझे तो लग रहा है कि वारिजू को पता है कि आप उसके लिए खतरा है, और अब ये एनर्जी स्पाइक, ये सब उसी का डर दिखाते हैं। रुद्र अब थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसका चेहरा अब भी कठोर था। तो तुम ये कह रहे हो कि वो स्टैचू, ये एनर्जी स्पाइक और मेरा डीएनए, ये सब जुड़ा हुआ है? वेद ने सिर हिलाया। और यही वजह है कि मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि जो आने वाला है उसमें तुम अकेले नहीं रह सकते, और तुम्हारे साथ अगर कोई रह सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पल्स है। एक पल के लिए हवा में सन्नाटा छा गया। फिर ईरा ने धीरे से कहा, बॉस, मेरा एल्गोरिदम कह रहा है कि ये बंदा सच बोल रहा है, और मेरा दिल, वो तो पहले से बोल रहा है। वेद ने मजाकिया लहजे में कहा, धन्यवाद ईरा, तुम्हारे दिल की बात मेरे प्रोसेसर को सुनाई दे रही है।
रुद्र थोड़ी देर तक बस चुप रहा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। पर अब एक चीज साफ थी, ये सब सिर्फ संयोग नहीं था। ये कोई साजिश थी, या फिर एक पूर्व निर्धारित नियति। और अब तक जो उसकी जिंदगी सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोगों और सिस्टम से बचकर भागने तक सीमित थी, वो अब एक और स्तर पर पहुंच रही थी। तेज हवाओं की सरसराहट, पानी की सतह पर उठती नीली चमक, और उनके सामने खड़ा था वेद, काले चोगे में, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और होठों पर हल्की मुस्कान। ये लो, वेद ने एक चमचमाता हुआ डिवाइस और एक छोटी सी हरी घास की पोटली रुद्र की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम अंदर जाएंगे। रुद्र ने डिवाइस को हाथ में लिया। उसकी आंखों में कौतूहल की चमक थी। ईरा, स्कैनिंग शुरू करो। ईरा की आवाज गूंज उठी। प्रोसेसिंग प्रोटोकॉल, डीप डाइव विजन एक्स, एनालिसिस इन प्रोग्रेस। बॉस, ओ लाला, ये डिवाइस तो बम है। डिवाइस नैनो क्रिस्टल बेस से बना था, जो पानी में जाकर खुद को एक्टिवेट करता था। इसका कोर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग करता और केवल शुद्ध ऑक्सीजन को फिल्टर कर पहनने वाले को सांस लेने देता था। बाकी हाइड्रोजन को एक डिटोनेशन फ्यूल चेंबर में संग्रहित किया जाता था, भविष्य के रक्षा मोड के लिए। रुद्र ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, और ये घास? क्या मैं कोई गाय हूं जो ये खाने लगा? वेद हंस पड़ा। तू नहीं बदला, रुद्र। ये कोई साधारण घास नहीं है। इसे नागवृक्षवास कहते हैं, एक प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि जिसे नाग साधकों ने जल के भीतर जीवन और दृष्टि पाने के लिए इस्तेमाल किया था। इसे खाने से न केवल तुम पानी में सांस ले सकते हो, बल्कि वहां की ऊर्जा तरंगों को भी स्पष्ट देख सकते हो। ईरा झल्ला गई। मुझे ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिली डेटा क्लाउड में? बायोटेक और आयुर्वेद का ये हाइब्रिड तो बिल्कुल अनडॉक्यूमेंटेड है। रुद्र ने घास को मुंह में रखा। एक अजीब सी स्फूर्ति शरीर में दौड़ गई। सांसों में एक ठंडक, आंखों में गहराई और मन में एक अनकहा कंपन। वेद ने अपने बूट्स पर एक बटन दबाया और वे होवरफिन्स में बदल गए। तैयार हो? रुद्र ने भी अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होवर बूट्स को एक्टिवेट किया। नीली रोशनी में उनके तलवे जगमगाने लगे। चलो देखते हैं नीचे क्या है। जैसे ही दोनों पानी में उतरे, एक नई दुनिया ने उनका स्वागत किया। पुरानी इमारतें जो अब बस छायाएं थी, मंदिर की टूटी मूर्तियां और उन पर उगे शैवाल जैसे वक्त के निशान। लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए, हवा बदल गई। पानी भारी लगने लगा और एक अजीब सी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। बॉस, ईरा की आवाज थरथरा गई। ये पानी स्टैटिक नहीं है, इसके अंदर कुछ जी रहा है। रुद्र की नजर सामने गई और उसका दिल एक क्षण के लिए थम गया। सामने एक विशाल मंडपनुमा संरचना थी, जिसके चारों ओर नाग हजारों की संख्या में अपनी चमकदार आंखों से सीधे उन्हें देख रहे थे। क्या ये रक्षा कर रहे हैं उस चीज की जो हमें खींच रही है? रुद्र ने वेद की ओर देखा। वेद की आवाज धीमी पर स्थिर थी। हां, और यही वो जगह है जहां तुम्हारे सपने हकीकत से मिलने वाले हैं। सांपों की आंखें चमक रही थी और उस गहराई में एक हल्की सी झलक, एक आकृति, शायद वही मूर्ति जो रुद्र ने उस एन्क्रिप्टेड संदेश में देखी थी। आगे क्या था, किसी को नहीं पता। क्या ये वही मूर्ति है जिसे रुद्र अपने सपनों में देखता रहा है? क्या नागों की यह रक्षा कोई प्राचीन आदेश है? और आखिर वासुकी की इस रहस्यमयी दुनिया में रुद्र की भूमिका क्या है? क्या ये वाकई पल्स का मिशन है या वारिजू का एक जाल? जाने के लिए सुनते रहिए कोड ऑफ वासुकी, अगला भाग जल्द ही। माफ कीजिएगा, पिछला चैनल डिलीट हो गया था। अब मैं इस नए चैनल पर अपनी खुद की लिखी कहानियां लेकर आया हूं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें कोड ऑफ वासुकी के साथ। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसे ही रुद्र और वेद जल की गहराइयों में उतरे, चारों तरफ अजीब सी सिहरन फैल गई।
पानी के भीतर एक बेचैन खामोशी थी। न कोई मछली, न कोई हलचल, सिर्फ एक अजीब सी गूंज। और फिर श, चारों ओर से दर्जनों नाग आकृतियां उभर आई। कोई सीधा, कोई कुंडली मारे, और कुछ तो ऐसे जो आंखों में सीधी घूरते हुए मानो चेतावनी दे रहे हों, वापस जाओ। रुद्र की आंखों में तीखापन भर आया। उसकी उंगलियां अपने आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिट्रैक्टेबल ब्लेड्स की ओर बढ़ी। घुटनों के पास लगे नीले सिग्नल पर हल्का सा दबाव और छन्नाक। दो चांदी जैसे ब्लेड उसकी कलाई से बाहर निकल आए। दूसरी ओर वेद ने अपनी बेल्ट से एक प्लाज्मा को टेकडैगर निकाली। उसका ब्लेड ट्रांसलूसेंट था और उसकी धार नीले प्रकाश से कांप रही थी। हर वार के साथ उस ब्लेड से एक हल्की बिजली की धारा निकलती थी, जो पानी के भीतर भी उसे बेहद घातक बनाती थी। नाग अब हमला कर चुके थे। रुद्र ने एक झटके में सामने से आते एक नाग की पूंछ काट दी। ब्लेड में लगी एंटीकॉल पल्स ने उस सांप की त्वचा को छेदते हुए उसे बेहोश कर दिया। उसी वक्त एक दूसरा नाग वेद के ऊपर छलांग लगाता है, लेकिन वेद बड़ी फुर्ती से घूमते हुए अपने ब्लेड को उसकी गर्दन पर फिरा देता है। झन, और पानी लाल हो जाता है। ईरा ने अपनी आवाज में हल्का घबराहट का तड़का लगाते हुए कहा, बॉस, ये तो लिटरल नागिन डांस हो रहा है यहां। ध्यान से, ये वेनम स्पाइक स्पीशीज लगते हैं, पानी के अंदर न्यूरोटॉक्सिन फेंक सकते हैं। रुद्र ने तुरंत अपने ग्लासेस का एक्वाविजन फिल्टर प्रोटोकॉल 09 ऑन किया, जिससे पानी की हर परत को थर्मल और बायोजेटिक तरीके से स्कैन किया जा सकता था। ईरा, वेस्ट क्वाड्रेंट में 3 और मूवमेंट्स है। बॉयो सिग्नेचर स्पाइक देख रही हो? देख रही हो बॉस। और कहना पड़ेगा, यह सांप बहुत ज्यादा ही ड्रामेटिक है। एक सांप ने पीछे से हमला किया। रुद्र ने टाइम पर नीचे झुकते हुए ब्लेड पीछे घुमाया और एक क्लीन कट से उसे वही ढेर कर दिया। कुछ ही मिनटों में लड़ाई खत्म हुई। चारों तरफ बेहोश, घायल और मरे हुए सांप तैर रहे थे। पानी की गहराई एक बार फिर शांत हो गई, लेकिन अब उसमें कुछ और था। रुद्र की नजर एक भारी भरकम आकृति पर पड़ी। एक विशाल प्रतिमा, जल के भीतर किसी गहरी वेदी पर स्थित, और उस प्रतिमा के ठीक बाईं ओर एक शिवलिंग। वेद जैसे ही उसे देखता है, उसकी आंखें भर आती है। उसने अपनी हथेली जोड़कर शिवलिंग की ओर प्रणाम किया और धीरे से नीचे झुककर उसे स्पर्श किया। उसका माथा उस पत्थर की शांति से कुछ कह रहा था, कुछ मांग रहा था, या शायद कुछ याद कर रहा था। ईरा ने तुरंत कहा, बॉस, ये इंसान तो फुल ऑन संस्कारी निकला। मुझे तो लगा था बस हैकिंग और एटीट्यूड का बंडल है। रुद्र हल्के से मुस्कराया, मुझे भी यही लगा था। वेद अब धीरे से खड़ा हुआ और रुद्र की ओर मुड़ा। तुम्हें नहीं पता रुद्र, ये सिर्फ एक शिवलिंग नहीं है। इसके चारों ओर जो ऊर्जा है, वो सदियों पुरानी है। ये कौन है? रुद्र ने पूछा, उस प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए। वेद ने गहरी सांस ली और बोला, ये भगवान वासुकी है, नागों के अधिपति, त्रिकालदर्शी, भगवान शिव के गले की माला। रुद्र सन्न रह गया। वो मेरे सपनों में आते हैं, रुद्र ने धीरे से कहा। अब समझ में आया क्यों तुम्हारा डीएनए इस संदेश पर प्रतिक्रिया करता है। पल्स ने जब तुम्हारी रिपोर्ट देखी और तुम्हारे सपनों की रिकॉर्डिंग, हमें यकीन हो गया था कि ये कोई संयोग नहीं। वेद आगे बढ़ा और बोला, वासुकी सिर्फ एक देवता नहीं है रुद्र, वो कोड है, एक ऐसा बायो कोड जो वंशानुगत शक्ति के सहारे ही एक्टिवेट होता है। शायद तुम्हारे अंदर वही वंश है। रुद्र की सांसें तेज हो गई। ईरा चुप थी। पहली बार शिवलिंग के पास झुका हुआ वेद कुछ पल तक शांत खड़ा रहा। उसकी आंखें बंद थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से संवाद कर रहा हो। चारों ओर अब भी पानी की गहराई थी, लेकिन उस क्षण समय जैसे ठहर गया था। रुद्र ने पहली बार वेद के चेहरे पर वो भाव देखे जो नाग कोड में आते हैं।
ना किसी साइबर स्क्रीन पर वो भाव जो पीढ़ियों से देवताओं की कहानियों में बसते हैं। ईरा ने खामोशी तोड़ी, लेकिन अपनी आदत से मजबूर उसका तंज बरकरार था। संस्कारी भी है बॉस। वेद हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोलता है। तुम्हें पता है रुद्र, वेद की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। जिस मूर्ति को तुमने सिर्फ एक रॉकेट स्ट्रक्चर समझा, वो सिर्फ पत्थर नहीं है, वो जीवित है, स्मृति से, ऊर्जा से, इतिहास से। रुद्र ने भौहें सिकोड़ ली। इतिहास? वेद धीरे से आगे बढ़ा और मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहने लगा, ये मूर्ति है भगवान वासुकी की। वही वासुकी जो कभी भगवान शिव के गले में निवास करते थे। लेकिन उसकी कहानी वहीं से शुरू नहीं होती। रुद्र अब ध्यान से सुन रहा था। भगवान वासुकी की मां थी नागमाता कद्रू, और उनके साथ थी विंता, दोनों सगी बहनें। लेकिन उनके बीच एक गहरी स्पर्धा थी। वेद ने अपनी हथेली में पानी उठाया और उसकी बूंदें नीचे गिरने लगी, जैसे उन बूंदों के साथ बीते युगों की गूंज बह रही हो। नागमाता कद्रू के पुत्र बने सर्प, अनंत, वासुकी, तक्षक, कुलिक, और विंता के पुत्र बने अरुण और गरुड़। भगवान गरुड़ जो आगे चलकर भगवान विष्णु के वाहन बने, और नागों के जन्मजात शत्रु। रुद्र के चेहरे पर उत्सुकता और विस्मय दोनों थे। वेद आगे बोला, सदियों पहले जब देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो मंदराचल पर्वत को मथने के लिए एक रस्सी चाहिए थी। कोई ऐसा जो ताकतवर हो, लचीला हो और समर्पित हो। और तब भगवान वासुकी ने स्वयं को समर्पित किया। वेद अब वासुकी की आंखों की ओर देख रहा था, जैसे कोई पुराने मित्र को देख रहा हो। जब देवताओं ने उसे रस्सी बनाया और मंथन शुरू हुआ, तो वासुकी को पीड़ा हुई, अपमान भी महसूस हुआ। लेकिन उसने कभी पीछे नहीं हटने का निर्णय लिया, क्योंकि उसके लिए ये सेवा भगवान शिव के लिए थी। ईरा की आवाज धीमी हो चुकी थी। मतलब, उसने खुद को चक्रवात की पीड़ा में डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि किसी योजना का हिस्सा बन सके? नहीं ईरा, वेद ने उत्तर दिया। उन्होंने खुद को युगों की सेवा में झोंक दिया, ताकि संतुलन बना रहे। यही एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। रुद्र की हथेलियां अब तकंचा कर चुकी थी। कोई अनजानी ऊर्जा उसके भीतर जैसे हिलोरे ले रही थी। वेद अब भगवान शेषनाग की बात करता है। भगवान वासुकी के बड़े भाई भगवान शेषनाग। वो इतना विशाल और शक्तिशाली था कि जब पृथ्वी डगमगाने लगी, तो भगवान विष्णु ने उसे आदेश दिया, शेष, इस पृथ्वी को अपने फनों पर स्थिर कर दो। और शेष ने वैसा ही किया। और भगवान शेषनाग? रुद्र ने पूछा। वो तो आज भी भगवान विष्णु के शैया बनकर क्षीर सागर में विराजमान है। उनके संकल्प में न कोई घमंड था, न कोई प्रश्न। ईरा चुप थी। पहली बार वेद की दृष्टि अब फिर शिवलिंग पर थी। भगवान वासुकी ने भी भगवान शिव को अपना आराध्य चुना, क्योंकि वो जानते ये, जो सृष्टि को नचाता है वही उसे स्थिर भी कर सकता है। भगवान वासुकी ने भगवान शिव के गले को अपने कौल से बांधा। वो सिर्फ एक नाग नहीं था, वो था चेतना, शक्ति और रक्षा का प्रतीक। रुद्र कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल पाए। पानी की लहरों में गूंज रही थी सर्पों की फुफकार, शिव के डमरू की अनसुनी गूंज, और एक पुरातन रहस्य जो अब उसकी आत्मा में उतर रहा था। रुद्र ने पहली बार झुककर शिवलिंग को देखा। नहीं, केवल देखा नहीं, महसूसा। वेद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, अब समझ में आया तुम्हारे सपनों में वही मूर्ति क्यों आती थी। क्योंकि वो तुम्हें बुला रही थी, सदियों से। और उसी क्षण वासुकी की मूर्ति की आंखें एक क्षण के लिए चमक उठीं, जैसे किसी गूढ़ द्वार की घंटी बज चुकी हो। सांपों से लड़ते हुए रुद्र की बाह पर एक गहरी चोट आ गई थी। उसकी मांसपेशियों में कांपते हुए फड़कन उठ रही थी, और कटे हुए हिस्से से लहू धीरे धीरे बह रहा था। पानी के अंदर
हर बूंद उसके रक्त की गहराई को चीरती हुई नीचे शिवलिंग के पास गिरने लगी। वेद अब भी उस शिवलिंग के सामने नतमस्तक था। उसके होठों पर कोई मूक मंत्र था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर एक ऐसी श्रद्धा थी जो सिर्फ वही महसूस कर सकता था जो सत्य के द्वार तक पहुंच चुका हो। रुद्र धीरे धीरे शिवलिंग की ओर बढ़ा। उसकी सांसें भारी थी और उसके पैरों में कंपन था, शायद घायल शरीर से ज्यादा उस रहस्यमयी माहौल की वजह से। और फिर जैसे ही उसके हाथ ने शिवलिंग को छुआ, सब कुछ बदल गया। एक रहस्यमयी कंपन पूरे क्षेत्र में फैल गया। समुद्र जैसा विशाल पानी जो चारों ओर उन्हें घेरे था, अचानक से पीछे हटने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। अब वे दोनों पानी के भीतर थे, पर ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य बुलबुले में आ गए हों। एक जीवित मंडल जिसमें सांस लेने के लिए हवा थी, और हवा में एक अलग ही सौंधी गंध थी, जैसे वक्त ने वहां रुककर सांस ली हो। बॉस, इरा की आवाज कुछ धीमी और कांपती सी थी। ये क्या हो रहा है? मेरे सेंसर, सब कुछ बदल गया है। यहां ऑक्सीजन मौजूद है, मगर पानी के अंदर कैसे? रुद्र कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसका खून बहते बहते मूर्ति के चरणों से टकराया, और फिर एक तेज चमकदार बिजली का झटका, मानो आसमान ने खुद को धरती पर उतार दिया हो। वेद चीख पड़ा, रुद्र! बिजली रुद्र के शरीर को चीरती हुई भीतर तक समा गई। हर अंग में वो स्पार्क दौड़ा, जैसे किसी प्राचीन मशीन में अचानक पावर आ गया हो। उसकी आंखें पल भर को सफेद हो गई, और फिर एक गहरा अंधकार उसके होश को निगल गया। रुद्र बेहोश हो गया। उसका शरीर जमीन पर गिरा नहीं, बल्कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हवा में ही थामे हुए थी। इरा ने घबराकर कहा, वेद, क्या हो रहा है इसे? उसके बॉडी वाइटल्स फालतू स्पाइक कर रहे हैं, और उसके मस्तिष्क की वेव्स, ये तो इंसानी दायरे से कहीं परे हैं। वेद का चेहरा गंभीर था, मगर उसकी आंखों में डर नहीं, विस्मय था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, शुरुआत हो चुकी है। उसकी निगाहें अब उस विशाल प्रतिमा पर टिकी थी, जो अब धीरे धीरे कांपने लगी थी। वर्षों से शांत खड़ी वो मूर्ति अब जीवंत होती जा रही थी, जैसे किसी गहरी नींद से जाग रहा हो कोई प्राचीन देव। शिवलिंग के चारों ओर ऊर्जा की लहरें घूमने लगी थी। मूर्ति के नेत्रों में प्रकाश की हल्की रेखा उभर आई थी। रक्त से जागे हुए देव का आभास हो रहा था। तभी इरा की आवाज आई, पर अब वो वैसी हसी मजाक वाली नहीं थी। बॉस, उसकी चेतना किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से जुड़ रही है। ये आम न्यूरल रेंज नहीं है। ये कुछ और है, जैसे कोई प्राचीन ज्ञान, कोई पुराना आदेश उसे पुकार रहा हो। रुद्र का शरीर अब भी अधर में झूल रहा था, और उसके चारों ओर घूमती ऊर्जा रेखाएं किसी पुरातन यंत्र की तरह क्रियाशील हो चुकी थी। और तभी वहां उस सूक्ष्म शांत वातावरण में एक गूंजती हुई आवाज आई। रुद्र, वेद और इरा दोनों चौंक गए। वो आवाज गूंज नहीं रही थी, वो कंपित कर रही थी। जल, वायु, मन, सब कुछ। तू आ गया, बहुत वर्षों बाद। आखिरकार वेद ने धीरे से कहा, ये भगवान वासुकी की आवाज है। क्या वाकई रुद्र को पुकार रहा है कोई दिव्य अस्तित्व? क्या ये वही वासुकी है जो सदियों से सोए पड़े थे, या ये सब एक गहरी चाल है महाराज वारिजू की? जानने के लिए सुनते रहिए कोड ऑफ वासुकी। रुद्र की आंखें धीरे धीरे खुली, पलकों पर जैसे पत्थर रखे हों। हर हलचल भारी महसूस हो रही थी। सामने धुंधला सा दृश्य, लेकिन जैसे ही दृष्टि साफ हुई, रुद्र का दिमाग उलझन से भर गया। ये कहा था, वो जगह एक लैब जैसी थी, लेकिन किसी मॉडर्न वैज्ञानिक सेटअप की तरह साफ सुथरी और चमकती हुई नहीं, बल्कि एक पुराने मत जैसी रहस्यमयी। चारों ओर विशाल स्तंभ खड़े थे, जिन पर प्राचीन संस्कृत के श्लोक खुदे हुए थे,
जिनमें से कुछ की हरफें अब भी चमक रही थी, जैसे किसी अनजाने ऊर्जा स्रोत से जुड़ी हों। उन स्तंभों के बीच से हल्की हल्की नीली रोशनी रिस रही थी। एक आध्यात्मिक तकनीक का जादू जो विज्ञान और अध्यात्म के बीच की लकीर को मिटा चुका था। फर्श पर बिछी सिलेट ग्रे टाइलें वैदिक यंत्रों से बनी प्रतीत होती थी। बीचों बीच जहां रुद्र लेटा था, वहां एक आयताकार जैविक पुनस्क्रियन यंत्र था, पर इसके चारों ओर के डिजाइन किसी यज्ञ मंडल जैसे प्रतीत हो रहे थे। छत से लटकी लटकों में चिप लगे कमल पुष्पों की आकृति थी और दीवारों पर आधुनिक स्क्रीनें थी, जिनमें कोई अज्ञात लिपि बह रही थी, मानो कोई दिव्य डेटा ट्रांसमिट हो रहा हो। रुद्र ने घबराकर इधर उधर देखा, मगर कोई इंसान नजर नहीं आया। कहा, हूं मैं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन भीतर से टूटती हुई। तभी उसकी बाईं ओर रखे बायोसिग्नल मॉनिटर पर अचानक चेतावनी की तीव्र बीपिंग शुरू हो गई। उस मॉनिटर की स्क्रिप्ट ब्रह्मी और बाइनरी का अजीब मिश्रण थी, और अब उसकी हृदय गति सामान्य नहीं रह गई थी। एक रोबोटिक मठवासी, जिसके चेहरे पर चमकती हुई त्रिपुंड की आकृति थी, तेजी से भागते हुए बाहर गया। उसके धातु पैरों से हल्की झंझनाहट हुई और उसके पीछे लटकते द्रव्य केसर ट्यूब हिलने लगे। कुछ ही क्षणों में दरवाजा खुला और अंदर आया वेद। उसके चेहरे पर एक राहत थी जो चिल्ला रही थी, तू ठीक है। वेद दौड़कर उसके पास पहुंचा। तू बेहोश था रुद्र, हम तुझे वहां से निकाल के यहां लाए थे। पानी के नीचे कुछ बदल गया था। तेरी बॉडी, तेरा दिमाग, सब कुछ अनोखा व्यवहार कर रहे थे। रुद्र ने उसकी आंखों में देखा, मगर कुछ बोल नहीं पाया। तभी एक अजीब सा कंपन रुद्र की पीठ में उठा। उसने करहाते हुए करवट ली और बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खुद को ऊपर उठाया, एक झटका सा उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। आह! वो चीखा और फिर कुछ अजीब महसूस किया। उसके शरीर में कुछ बदल चुका था। उसके हाथ की मांसपेशियां अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त थी, जैसे चट्टाने हों। कंधे और छाती का आकार बड़ा हो गया था, जैसे किसी योद्धा की मूर्ति को आकार दिया गया हो। और फिर उसकी नजर अपने पैरों पर गई। लंबाई जैसे बढ़ गई हो। क्या क्या हो रहा है मुझे? रुद्र बुदबुदाया। वेद ने चौंक कर कहा, तेरे डीएनए में कुछ रिएक्टिवेट हुआ है, जैसे कोई डॉर्मेंट कोड, सदियों से सोया हुआ। जाग गया हो। इरा की आवाज आई। अब भी उसकी पुरानी मस्ती बरकरार थी, लेकिन उसमें एक तरह का अविश्वास भी था। बॉस, आपके बॉडी ग्रोथ इंडेक्स और बोन डेंसिटी दोनों ही बढ़ चुके हैं। ये कैसे हुआ? मेरे सारे डेटा क्रैश कर गए हैं। और ये क्या है आपकी पीठ पर? रुद्र ने महसूस किया कि उसकी पीठ में जलन सी हो रही है। उसने धीरे से पीछे हाथ घुमाया, और जैसे ही उसने अपनी उंगलियों से उस हिस्से को छुआ, एक झटके सी तस्वीर उसकी आंखों के सामने कौंधी। बिजली, पानी, सांप और वो शिवलिंग। वेद ने हाथ से उसे रोका। मत छू। वो कोई सामान्य निशान नहीं है। रुद्र ने पूछा, क्या है ये? वेद ने गंभीरता से उसकी पीठ की ओर इशारा किया। तेरी पीठ पर एक चक्र है। उसमें एक नाग की आकृति उभरी है, जैसे किसी ने अंगारे से जलाकर उसे दाग दिया हो। पर वो निशान शरीर के बाहर नहीं, अंदर से निकला है। रुद्र हक्का बक्का सा देखने लगा। वे धीरे से बोला, ये कोई टैटू नहीं है, नहीं कोई बर्न मार्क। ये एक बायोमाइथो सिग्नेचर है, जिसे सिर्फ वही धारण कर सकता है जिसकी रगों में नागों का वंश हो। रुद्र कुछ कहने ही वाला था, पर तभी फिर से उसके शरीर में कंपन हुआ और उसकी दृष्टि फिर हल्की सी धुंधली होने लगी। इरा चिंतित स्वर में बोली, बॉस, आपकी न्यूरल वेव्स फिर से उसी अज्ञात फ्रिक्वेंसी से जुड़ रही है। शायद फिर से कुछ डाउनलोड हो रहा है। वेद ने एक पवित्र चिप को पास की दीवार में डाला और एक दिव्य जैसी हल्की ध्वनि कमरे में फैल गई। एक विश्रामदायक ऊर्जा जो उस रहस्यमयी धड़कन को शांत करने लगी। रुद्र ने गहरी सांस ली,
पर उसका मन अब और भी उलझ गया था। रुद्र की सांसें अचानक भारी होने लगी। वो बिस्तर पर पड़ा था, मगर उसका शरीर जैसे अब उसकी चेतना में नहीं था। उसकी आंखें आधी बंद थी और प्यूपिल्स सफेद हो चुकी थी। वेद की चेतावनी अब तक गूंज रही थी, लेकिन अब सब कुछ धुंधला हो चला था। फिर हवा में एक अनजानी थरथराहट फैली। कमरे की दीवारों पर बनी संस्कृत की उभरी हुई लिपियां अपने आप जलने लगी, जैसे किसी ने किसी ब्रह्म मंत्र को फिर से सक्रिय कर दिया हो। रुद्र का शरीर कांपने लगा और फिर वो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। हवा के बीच उसका शरीर तैरने लगा, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उसकी रीढ़ की हड्डी के हर हिस्से को ऊपर खींच रही हो। उसके हाथ फैल गए और आंखें पूरी तरह सफेद हो गई। चारों ओर की रोशनी मंद होने लगी और फिर अचानक एक जोरदार शोर के साथ कक्ष का दरवाजा खुला। पीयूएलएसी के सदस्य वहां दाखिल हुए। कुछ ने पुराने जमाने के युद्ध कवच पहने थे, जिनमें सोने और तांबे के जालीदार पैटर्न थे, लेकिन उनके हेलमेट्स पर आधुनिक न्यूरोडेटा सेंसर्स लगे थे। उनके साथ ही कुछ लोग लंबे भगवाधारी वस्त्रों में थे, जैसे ऋषि या तांत्रिक हो, मगर उनकी आंखों में गहरे नीले लेंस चमक रहे थे और उनकी कलाई पर टेक्नोयंत्र जुड़े थे। कुछ लोग पूरी तरह मानव जैसे थे, मगर उनकी गर्दन, बाजू या चेहरे के कुछ हिस्सों पर सांप की चमड़ी जैसी स्केल्स थी, चमकती हुई, हल्के हरे और काले रंग की। उन सभी की निगाहें अब हवा में तैरते रुद्र पर टिक गई। ये कैसे संभव है? किसी ने फुसफुसाकर कहा। वेद भी अवाक सा खड़ा था। इससे पहले उसने कभी किसी को इस अवस्था में नहीं देखा था। इरा की आवाज आई, मगर इस बार उसकी टोन में वो मजाकिया अंदाज नहीं था। ये एक ठंडी, विश्लेषणात्मक चेतावनी थी। बॉस इज इन एन एक्टिव जेनेमिक शिफ्ट. His base nucleotide structure is destabilizing. साइटोसाइन और थाइमीन की रेशियोज घट रही है और एडेनाइन और ग्वानिन पे एक अज्ञात तत्व ओवरराइड कर रहा है। एक और पल्स वैज्ञानिक, जिनके माथे पर तांत्रिक त्रिपुंड चमक रहा था, बोला, ये अल्फा सीक्वेंस एक्टिवेशन है, पुरातन नागवंशी कोड। ये इंसानी डीएनए को मिटा रहा है। इरा फिर बोली, नहीं, ये उससे भी गहरा है। बॉस के सेल्यूलर माइटोकॉन्ड्रिया अब सिर्फ ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर रहे, वो अब ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक अज्ञात फ्रीक्वेंसी पर। एंड ओ नो, उसका इंसानी डीएनए अब नहीं बचा। इट्स वैनिशिंग, जैसे कभी था ही नहीं। पल्स के एक योद्धा ने धीरे से कहा, तो ये वही है जिसका वंश छुपाया गया था। रुद्र का शरीर अब पूरी तरह प्रकाश के एक आवरण में ढक गया था। उसके चारों ओर बिजली की रेखाएं घूमने लगी, बायोइलेक्ट्रिक सर्च पैटर्न्स जो सीधे उसकी त्वचा से निकल रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके शरीर पर जहां पहले कोई निशान नहीं थे, वहां अब हल्की सी नाग की आकृति बन रही थी, जैसे उसकी त्वचा खुद उस स्वरूप को याद कर रही हो। वे धीरे से आगे बढ़ा और एक सांप की आकृति लिए क्रोनोजिन डिकोडर को अपनी कलाई से एक्टिवेट किया। डीएनए पैटर्न मैच 99.9993% नागवंशी शुद्ध रक्त। पल्स के एक तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उसके शब्द हवा में कंपन पैदा कर रहे थे, जैसे वो जादू और टेक्नोलॉजी के बीच एक सेतु हो। रुद्र अब निस्तेज होते हुए भी हवा में तैर रहा था, मगर उसकी त्वचा पर स्केल्स उभरने लगी थी, हल्की, पारदर्शी, लेकिन संरचना में पूर्ण। इरा अब भी बोल रही थी, मगर अब उसकी आवाज धीमी और चिंतित थी। बॉस की ब्रेन वेव्स अब थीटा रेंज में पहुंच चुकी है। ये कोई ड्रीम स्टेट नहीं है, ये स्पिरिचुअल ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी है। ही सिंकिंग विद समथिंग एंशिएंट। फिर अचानक कमरे में सब कुछ शांत हो गया। रुद्र हवा में एक झटके से सीधा हुआ। उसकी आंखें खुली, मगर अब उनमें कुछ और था, कुछ ब्रह्मांडीय, कुछ अनदेखा। उसके होठ हिले, मगर शब्द नहीं निकले, सिर्फ कंपन। तभी दीवार पर एक एंशिएंट होलोग्राफिक स्क्रिप्ट उभरी, एक गोल,
नाग की पूंछ से शुरू होती आकृति जो अपने ही सिर को छूती थी। ओरबोरोस, वेद की सांस रुक गई। ये वही प्रतीक है जिससे वासुकी की चेतना जुड़ी है। पल्स का हर सदस्य अब एक साथ झुक गया। कुछ ने आंखें बंद कर ली, कुछ ने सिर झुका दिया, क्योंकि अब उनके सामने कोई आम इंसान नहीं था। अब वहां था नागवंश का जगा हुआ उत्तराधिकारी। पल दो पल को थम से गए थे। पल्स के सेनानी, तपस्वी, वैज्ञानिक और ऋषि सभी उस चेतना के सामने झुके हुए थे जो अब रुद्र के माध्यम से प्रकट हो रही थी। हवा में एक अद्भुत भारी कंपन था, जैसे हर कण किसी प्राचीन संगीत में गूंज रहा हो। रुद्र अब भी हवा में तैर रहा था, मगर उसकी आंखें अब बंद थी। वो ट्रांस में था। उसकी चेतना अब इस दुनिया में नहीं रही। वो पहुंच चुका था किसी दूसरे लोक में। वो स्थान शून्य था, न समय, न दिशा, न रंग, न आकार, बस एक निराकार शांति। और उसके बीच रुद्र अकेला, खोया, भयभीत। अचानक एक विराट गड़गड़ाहट हुई, पूरा शून्य जैसे फट गया हो, और वहां एक तेज प्रकाश के बीच प्रकट हुए भगवान वासुकी। उनकी आंखें वो आंखें नहीं थी, वो जैसे काल थी जिसमें रुद्र का अतीत, वर्तमान और भविष्य सब तैर रहा था। उनकी देह पर लिपटे नागों की माला, उनके चारों ओर घूमती चमत्कारी ऊर्जा, और उनके चेहरे पर वो तेज जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। रुद्र कांप गया। उसने अपनी आंखें झुका ली और धीरे से घुटनों के बल बैठ गया। वासुकी बोले, रुद्र, क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों तुम्हें ही वो सपने आते थे? क्या तुमने कभी पूछा खुद से, क्यों तुम्हें चुना गया? क्यों तुम्हें ही मिला वो नाम रुद्र, भगवान शिव का नाम? रुद्र की सांसें थम चुकी थी, उसके होंठ सूख चुके थे। वासुकी की वाणी गूंजती रही, क्या तुमने कभी सोचा, क्यों तुम्हारी संवेदनाएं आम मनुष्यों से भिन्न है? क्यों तुम्हारा हृदय सदा छाया में डूबा रहा, जबकि तुम्हारे चारों ओर प्रकाश था? ये रक्त जो तुम्हारे भीतर बहता है, ये किसी साधारण वंश का नहीं। क्या तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता कौन थे? वास्तविकता में पल्स के मुख्य कक्ष में जहां रुद्र का शरीर हवा में स्थिर था, वहां एक और बदलाव शुरू हो गया। रुद्र की त्वचा अचानक जलने लगी, मगर आग जैसी नहीं, प्रकाश की लपटों जैसी। उसके शरीर के चारों ओर स्पेक्ट्रल एनर्जी की लहरें बहने लगी। जेनेटिक स्कैन्स पागल हो गए। ईरा का इंटरफेस ग्लिच कर रहा था। ईरा घबराई आवाज में, बॉस का डीएनए फिर म्यूटेट हो रहा है। ये वो डेटा नहीं जो किसी मानव, नाग या ज्ञात जातियों के भीतर आता हो। होल्ड ऑन, नाउ आइसोलेटिंग सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड रिप्लेसमेंट रेशियो एबनॉर्मल, होमो सैपियंस सिग्नेचर्स वैनिश हो रहे हैं और एक नया हाइब्रिड पैटर्न फॉर्म हो रहा है। कॉम्पोजिट जेनेटिक सिंथेसिस, एक और सेपरेंटिस एंसेस्ट्री। मगर अब, नाउ वेट, ओ माई सर्किट्स, हिज जेनम, इट इनकॉर्पोरेटिंग अग्नि बेस्ड बायोकोडिंग। तभी वहां खड़ा एक वृद्ध तपस्वी, जिनकी लंबी जटाएं और भस्मरंजित ललाट स्पष्ट कर रहा था कि वे कोई साधारण संत नहीं। उन्होंने अपनी गूंजती आवाज में कहा, यह कोई साधारण नागवंशी नहीं है। इसकी रगों में बहता है तत्व जो ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध स्वरूप है, अग्नि। ये अग्निवंशी भी है। कमरा स्तब्ध हो गया। रुद्र का शरीर अब दो शक्तियों के बीच ताना बाना बन चुका था। एक ओर नाग की शांत, कोमल लेकिन घातक ऊर्जा, दूसरी ओर अग्नि की उग्र, सर्वनाशक तपिश। रुद्र का हृदय अब डुअल रिदमिक पल्स उत्पन्न कर रहा था, एक धीमा, शांत, जैसे किसी मंत्र का जप, और एक तेज, जलता हुआ, जैसे कोई युद्ध भूमि में दहाड़। ईरा धीरे और गंभीर स्वर में, His DNA is undergoing an unprecedented fusion. A new type of genome is being written, not by science, but by cosmic will. Naga plus Agni fusion, active. Designation, code,
वासुकी। चेतना के लोक में भगवान वासुकी ने अब रुद्र की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर अब एक गंभीर कोमलता थी। तुम अब तैयार हो। तुम्हारे भीतर है वो राग जो शून्य को स्पर्श करता है। तुम हो नागवंश का उत्तराधिकारी और अग्निवंश की ज्वाला। अब समय है कि तुम जानो अपने वास्तविक स्वरूप को। और फिर एक प्रकाश की लहर आई। रुद्र की चेतना जैसे किसी ब्रह्मांडीय डेटा स्ट्रीम से जुड़ गई हो। हर कोशिका में वो गूंज समाने लगी, जैसे हजारों मंत्र एक साथ एक ही नाम जप रहे हों। रुद्र, रुद्र, रुद्र। और फिर रुद्र की आंखें खुलती है, मगर अब वो नहीं रहा। उसकी आंखों में अब ब्रह्मांड की गहराई है। उसकी त्वचा पर दो धाराएं चमक रही है, एक नाग की छाया और दूसरी अग्नि की लपट। पल्स के मुख्य कक्ष में सब झुके हुए हैं, क्योंकि अब वहां खड़ा है वो जो जन्मा था मनुष्य की देह में, लेकिन जागा है देवत्व के साथ। वो जो कोड ऑफ वासुकी की पहली कुंजी है। रुद्र। धीरे धीरे जैसे ही रुद्र की चेतना गहराइयों में डूबती है, समय, स्थान और शरीर का बंधन टूटने लगता है। उसके चारों ओर की ऊर्जा थम जाती है। सब कुछ स्थिर, जैसे ब्रह्मांड ने एक पल के लिए सांस रोक ली हो। और तभी एक रहस्यमयी गूंजती हुई आवाज उसके भीतर गूंजती है। कोई बाहरी नहीं, ये आवाज उसके रक्त से, उसकी आत्मा से, उसकी पूर्वज आत्मा से बोल रही थी। भगवान वासुकी की वाणी। तेरा अतीत ही तेरा भविष्य तय करेगा, क्योंकि तू केवल एक मानव नहीं, एक रहस्य है जो समय से भी पहले जन्मा था। जब घड़ी पूरी होगी, जब चक्र पूर्ण होगा, तब तुझे अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हर सपना, हर झलक एक संकेत था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म कर रुद्र, उस पथ पर जो केवल एक चुने हुए के लिए है। नियति ने तुझे बुलाया है और ब्रह्मांड ने तुझे स्वीकार किया है। अब वापस जा, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब तू वही नहीं रहा। अब तू बन चुका है वो जिसे कोई समझ नहीं सकता जब तक तू स्वयं को न समझ ले। वो जो अपने रक्त के रहस्य को समझ ले, वो ही नियति की ग्रंथि खोल सकता है। अब रुद्र की यात्रा केवल खोज की नहीं रही, ये परीक्षा है, अतीत की, वंश की और आत्मा की। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैंने देखा है कि चैनल की ग्रोथ थोड़ी धीमी हो गई है और आप सब्सक्राइब करके बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। ये फ्री है, आसान है और हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपको और भी बेहतरीन कहानियां लाकर दें। माफ कीजिएगा, पिछला चैनल डिलीट हो गया था। अब मैं इस नए चैनल पर अपनी खुद की लिखी कहानियां लेकर आया हूं। तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें @VedOCT27, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। जुड़े रहें कोड ऑफ वासुकी के साथ। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और जैसे ही रुद्र की पलकों में हरकत होती है, एक अनदेखी ऊर्जा पूरे कक्ष में दौड़ जाती है। उसका शरीर धीरे धीरे चेतना में लौटने लगता है। पर उसी क्षण उस प्राचीन तकनीक से रचे गए लैब, जो आधा तपोवन और आधा अंतर्ग्रहिक प्रयोगशाला जैसा था, उसकी ऊर्जा में कुछ विचलन महसूस करता है। धाय धाय धाय, एक के बाद एक सर्किट्स शॉर्ट होने लगते हैं। दीवारों पर उकेरे गए संस्कृत श्लोक अचानक तेज रोशनी में जलने लगते हैं, जैसे किसी अदृश्य अग्नि में लिखे शब्द अपनी आत्मा से बाहर आ गए हों। नमः शिवाय, सर्व खलविद ब्रह्मा। स्तंभों से श्लोक निकलते हैं और हवा में लहराने लगते हैं। हर अक्षर एक लौ बनकर जल रहा है और रुद्र की देह के चारों ओर घूम रहा है। ईरा घबराहट में, बबॉस, ये तो कोई एंशंट संस्कृत होलोग्राफिक सबराउटीन है जो डीएनए से ट्रिगर हुई है। वेट, सर्किट्स आर ओवरलोडिंग, पावर लेवल्स। बॉस, आप दोबारा से शट डाउन होने वाले हो
और तभी रुद्र की आंखें फिर से बंद हो जाती हैं। वो फिर बेहोश हो गया। 1 महीना बाद पल्स मुख्यालय, एक विशाल कक्ष। वातावरण में एक रहस्यमयी शांति है। हवा में गूंजते मंतरों की धीमी प्रतिध्वनि। रुद्र एक प्राचीन कमल की पंखुड़ियों जैसे बिस्तर पर लेटा है। उसके चारों ओर अद्भुत आकृतियों में घूमती प्राचीन नागमुद्राएं। पास में वैज्ञानिक खड़े हैं, जिनके चेहरों पर महीनों की थकान और इंतजार का तनाव है। ही इज वेकिंग अप, एक वैज्ञानिक चिल्लाता है। सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं। एक योद्धा तपस्वी जो शून्य में ध्यानमग्न बैठा था, अपनी जटाएं जमीन तक फैली हुई, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और कंठ में धातु से बुना नाग, धीरे से अपनी आंखें खोलता है। बाबा अघोरनाथ, एक तांत्रिक जो 1000 वर्षों से जीवित है, परंतु न किसी औषधि से, न किसी मशीन से, बल्कि योग, प्राचीन तंत्र और चेतन शक्ति से। उनकी उपस्थिति में जैसे वायु भी गूंजती है। ईरा धीरे से, बॉस, दिस बाबा लुक्स लाइक अ नाइटमेयर फ्रॉम अ होली ड्रीम. Genetic aids scan failed. Multiple consciousness detected in one body. ओके वाओ। बाबा अघोरनाथ चलकर आते हैं और उनके साथ है वेद, जिसने 1 महीने तक रुद्र के जागने का इंतजार किया। रुद्र धीरे से आंखें खोलता है, पर अब उसकी आंखें वैसी नहीं रही। उनमें वो चमक है जो केवल उन लोगों में होती है जो मृत्यु के पार जाकर लौटे हों। रुद्र मुस्कराता है, धीमी, गूढ़ और शांत मुस्कान। वेद को देखकर कहता है, काफी दिन हो गए तुझे देखे। वेद मुस्कराता है, पर उसकी आंखों में आश्चर्य छुपा है। बाबा अघोरनाथ उसके पास बैठ जाते हैं और उसकी नब्ज पर हाथ रखते हैं। उनकी उंगलियों से हल्की नीली रोशनी निकलती है। वे आंखें बंद करते हैं और एक रहस्यमयी मुद्रा में मुरमुराते हैं। चक्र पुनः चालू हुआ है। नागों की आहुति के पश्चात अग्नि का स्पंदन जगा है। ये बालक अब केवल रुद्र नहीं रहा, ये धारण करता है दोनों वंशों का बीज, नाग और अग्नि। ये वही है जो अनिर्णित युग का निर्णय बनेगा। रुद्र चुप है, पर उसकी शिराओं में कुछ नया दौड़ रहा है। उसके अंदर वो नाद गूंज रहा है जो शब्दों से परे है। ईरा धीरे से, बॉस, आई रैन द स्कैन अगेन. Your neural pathways are reorganized. Your hippocampus activity shows memory merge of ancestral sequences. Wait, some segments of your DNA have been overwritten with a sequence that doesn't exist on Earth. This isn't mutation. It's rebirth. बाबा अघोरनाथ उसकी पीठ पर बनी जली हुई नाग की आकृति को देखते हैं। वो अब एक चिन्ह नहीं रहा, वो एक द्वार बन चुका है। क्या वाकई रुद्र अब वो रुद्र नहीं रहा? क्या उसका जन्म ही एक योजना थी? जब 2 वंशों का मिलन होता है, तब केवल रक्त नहीं, इतिहास बदलता है। अगले भाग में, जब रुद्र अपने भीतर की पहली शक्ति को पहचानता है, क्या वो उसके नियंत्रण में रहेगी या वो बनेगा नियति का अग्निनाग? बाबा अघोरनाथ की आंखों में जैसे सदियों की तपस्या की गहराई थी। उनकी त्वचा झुर्रीदार थी, पर ऊर्जा से भरपूर, और शरीर पर चंदन, भभूत व राख के निशान। वे धीरे से रुद्र के पास बैठे। उनके स्पर्श में एक अजीब शांति थी। रुद्र की आंखें बाबा की तरफ टिक गई। बेटा, बाबा ने धीमी पर भारी आवाज में कहा, तेरे मन में बहुत प्रश्न होंगे। मैं सबके उत्तर नहीं जानता, पर कुछ रहस्य, कुछ सत्यों से मैं तुझे परिचित करा सकता हूं। वेद चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। और इरा हमेशा की तरह नाटकीय अंदाज में हवा में तैरती हुई बोली, बॉस, दिस बाबा हैज लिटरल 1000-year-old वाइब्स. DNA can shows he shouldn't even be alive. बाबा मुस्कराए, मानो इरा की बात सुनकर भी अनसुना कर दिया हो। कहानी बहुत पुरानी है, बाबा ने कहना शुरू किया। महाभारत काल की, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की रेखाएं धुंधली हो चुकी थी। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे अतीत की कोई डोर उसकी चेतना से बंधी हो।
पांडवों को अपने राज्य का विस्तार करना था। बाबा बोले, राज्य विस्तार की योजना में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था खांडव वन। वो वन किसी साधारण भूमि का टुकड़ा नहीं था। वहां नागों का वास था, नागराज तक्षक का राज्य, और वो वन इंद्रदेव की रक्षा में था। क्यों? रुद्र ने धीरे से पूछा। क्योंकि अग्निदेव, बाबा ने गहराई से जवाब दिया, उस वन को भस्म करना चाहते थे। उनके शरीर में वर्षों से हविष्य नहीं गया था। पांडवों को राज्य चाहिए था, अग्निदेव को अग्नि, और कृष्ण को एक नई लीला रचनी थी। बाबा की आंखें बंद हो गई, जैसे अतीत उनके भीतर जीवित हो गया हो। अर्जुन और श्री कृष्ण ने मिलकर उस वन को जलाने की योजना बनाई, बाबा बोले। और उस दिन, एक दिन जो इतिहास बन गया। अर्जुन ने अपने गांडीव से और श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नागों पर वार किया। तक्षक बच गया, पर हजारों नाग, स्त्रियां, बच्चे, सब अग्नि की लपटों में स्वाहा हो गए। रुद्र का चेहरा सख्त हो गया। तभी से नागों और अग्निवंशी मनुष्यों के बीच वैर जन्मा। बाबा ने आगे कहा, सदियों तक चला ये वैर, और जब ये समझ में आ गया कि ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, तब नागलोक और अग्निवंश में एक संधि हुई। नागराज के उत्तराधिकारी और अग्निवंशी राजकुमारी के विवाह से एक नई शुरुआत हुई, और उसी रक्त से जन्मा मैं। रुद्र ने धीरे से कहा। बाबा ने सिर हिलाया। हां, तुझमें दो विश्वों का रक्त है, वो जो अग्नि है और वह जो नाग है। तेरा अस्तित्व ही एक समझौते की निशानी है, और शायद एक नए युद्ध की शुरुआत भी। इरा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, बॉस, ये तो लिटरल हाइब्रिड है। अग्निजीन टाइप 7 फ्यूज्ड विद सर्पेंट जेनम सीक्वेंस, अनरिकॉर्डेड स्ट्रक्चर। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। बाबा अघोरनाथ की आंखों में एक ऐसा मौन था जो सदियों से थमा हुआ प्रतीत होता था। रुद्र के सामने बैठकर उन्होंने अपनी तर्जनी हवा में उठाई, मानो कोई अदृश्य रेखा समय के आकाश में खींचती हो। अब सुन, रुद्र, वो हिस्सा जो सबसे अधिक छिपाया गया। तेरा जन्म एक संधि का परिणाम था, पर तुझे दुनिया से छुपाना एक षड्यंत्र था। बाबा की आवाज में रहस्य की गूंज थी। रुद्र की सांसें थम गई। बाबा ने बोलना शुरू किया। जब नागों और अग्निवंशी के बीच वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ कांडव वन में, उसका कोई सीधा अंत नहीं था। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब वन को जलाया, तब तक्षक नाग ने अपने वंश को बचाने के लिए इंद्र से सहायता मांगी थी। कई नाग मारे गए थे उस अग्नि में, और तक्षक ने उस दिन प्रतिज्ञा ली कि अग्निवंशी उसके वंश में कभी न मिलेंगे। पर नियति को कुछ और मंजूर था। जब युद्ध के बाद नागलोक और अग्निवंश के बीच एक समझौता हुआ, तब दोनों कुलों के बीच शांति बनाए रखने हेतु एक विवाह तय हुआ। नागों के महान योद्धा और अग्निवंश की राजकुमारी का मिलन हुआ, और उसी मिलन से तू जन्मा, रुद्र, एक सच्चे संतुलन का प्रतीक। रुद्र चुपचाप सुनता रहा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, परंतु उस मिलन को सबने स्वीकार नहीं किया। बाबा की आंखों में अब ज्वालाएं थी। तक्षक नाग ने उस विवाह को अपमान माना। वो इसे नाग कुल की पवित्रता पर कलंक समझता था। और जब तू जन्मा, केवल एक दिन का था तू, तब वो चुपचाप आया और तुझे चुरा ले गया। रुद्र की आंखें फैल गई। तक्षक ने मुझे चुराया? बाबा धीरे से सिर हिलाते हैं। हां, उस रात जब तू अपनी मां की गोद में था और तेरा जम का जश्न हो रहा था नागलोक में, तब वो आया, अंधेरे में, तंत्र और माया से ढका हुआ। किसी को भनक तक नहीं लगी, और वो तुझे लेकर चला गया। कहा? रुद्र की आवाज कांप रही थी। एक ऐसी जगह जहां समय स्थिर रहता है। बाबा की आंखें दूर शून्य में टिकी थी। वो तुझे ले गया एक हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर में, एक तांत्रिक माया द्वारा रचा गया काल क्षेत्र, जहां एक दिन बाहर की दुनिया में सदी के बराबर होता है। वहां उसने तुझे कैद रखा। ना ही तुझे ठीक से होश था,
और ना ही वो तुझे बड़ा होने दे रहा था। तू जीवित था, मगर रुका हुआ, एक ऐसा अस्त्र जिसे वो कभी भविष्य में नागों के विरुद्ध ही उपयोग करना चाहता था। रुद्र के हाथ कांपने लगे। फिर मैं कैसे बाहर आया? बाबा अघोरनाथ की मुस्कान में रहस्य था, क्योंकि तक्षक मर चुका है। कई वर्षों पहले एक युद्ध में उसे समाप्त कर दिया गया, मगर उसकी माया, उसकी तंत्र शक्ति उस चेंबर को चलाती रही। वो समय बंधनित था और तेरे शरीर पर उसका प्रभाव बना रहा, जब तक कि तू काशी में उस मूर्ति को नहीं छू बैठा। तेरा रक्त वासुकी के उस प्रतीक को छूते ही सारी तांत्रिक बंधन टूट गए। ब्रह्मांड ने तुझे फिर से बुलाया। रुद्र के होंठ कांप रहे थे। मेरे माता पिता, बाबा ने उसकी ओर झुककर हाथ थाम लिया। तुझे देखा था मैंने बचपन में, जब तू जन्मा था। तेरी मां अग्निवंशी राजकुमारी और तेरे पिता नागराज शांतनु, वे दोनों भी अब इस लोक में नहीं हैं, पर तू जीवित है और यही इस कहानी का रहस्य है। तू ही अगला उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी? रुद्र को विश्वास नहीं हो रहा था। बाबा गंभीर हो उठे। हां, नागलोक का और भूलोक का भी। तू दोनों कुलों का मिलन है। तुझमें वासुकी की कृपा है और अग्निदेव की ऊर्जा, इसलिए तुझे अब तैयार होना होगा। अचानक बाबा खड़े हुए और बोले, चल, अब तुझे वहां ले चलूं जहां तेरा पहला पग इस महान उत्तरदायित्व की ओर बढ़ेगा। उन्होंने रुद्र को एक विशाल द्वार की ओर ले जाया। द्वार पर जड़े थे सर्पों के शिलालेख और ऊपर एक मंत्र लिखा था, नागो लोक से रक्षक, ये तस्मिन्नी आत्मना स्थिता। जो नागलोक का रक्षक है वही स्वयं में स्थित होता है। दरवाजा खुला और सामने था एक अत्याधुनिक और प्राचीन शक्ति का संगम, नाग गुरुकुल प्रशिक्षण केंद्र। ऊंचे शिवलिंग जैसे खंभे, मध्य में एक मंडल जिसमें सब चक्रों के प्रतीक थे, और छत पर उलझे हुए नागों की आकृतियां, मानो वे स्वयं आकाश से उतर आए हों। बाबा बोले, अब तेरा प्रशिक्षण शुरू होगा, पर सबसे पहले तुझे अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करना होगा। अग्निवंशी की ज्वाला और नागों का विष दोनों तुझ में है। ये शक्ति अब तक निष्क्रिय थी, लेकिन अब तुझे उसे नियंत्रित करना होगा। और पहला कदम है कुंडलिनी चक्र का जागरण। रुद्र स्तब्ध खड़ा था। I.RA ने धीरे से कहा, बॉस, आपके बायोमेट्रिक रीडिंग्स फिर से बदल रहे हैं। न्यूरल फ्रीक्वेंसी अनजाने रेजोनेंस में ऑसिलेट कर रही है। इंटरनल चक्र अलाइनमेंट शुरू हो चुका है। ये एक जीन जागरण का संकेत है। फुल स्पेक्ट्रम कुंडलिनी एक्टिवेशन। बाबा ने गहरी सांस ली। तू केवल नागों का राजा नहीं, रुद्र, तू इस सृष्टि के संतुलन का वाहक है। लेकिन क्या तू स्वयं को साध सकेगा? रुद्र ने पहली बार अपने भीतर उठती हुई ऊर्जा को महसूस किया। वो ज्वाला और वो सर्पिनी शक्ति जो उसके रक्त की रेखाओं में दौड़ रही थी। उसने आंखें बंद की। अब न केवल उसके चारों ओर की दुनिया बदल रही थी, बल्कि वो स्वयं भी